जैसे आप कहेंगे हम उसको उस हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम 30 मिनट का सेशन है। आप जो एक ही स्पीकर है आज, तो उसके बाद फिर हम दोस्त जो क्वेश्चन आंसर के लिए कहेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेंगे साथ। जी जिन्होंने कोई बिल्कुल ठीक। इन्फॉर्मेशन लेनी होगी या कोई डिस्कस करना हो ओपन, तो उसके लिए हम सबको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया इंशाल्लाह। चले सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाफिज कैसर साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर आवाज आ रही है। हाफिज कैसर साहब, आप अपनी वीडियो ऑन करें और हम एज यूजुअल कुरान पाक की तिलावत के साथ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ताकि एक अल्लाह के बाबरकत और नेक नाम से स्टार्ट किया जाए। वैसे भी कल फर्स्ट रमजान है, तो जैसे एज जी यूजुअल हम करते हैं, तो मैं आपको दावत देता हूँ, प्लीज कुरान पाक की तिलावत करें और हम स्टार्ट करते हैं। जी सर, मेरा थोड़ा इस वक्त नेट का इशू है। आई विल चलें, कंटिन्यू ठीक ऑन। है, कोई ऐसी बात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। थैंक्स सो मच। जज़ाकल्लाह। ये थे हाफिज कैसर साहब, जिन्होंने कुरान पाक की तिलावत की है, और जज़ाकल्लाह खैर। अभी हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं, आज के स्पीकर हैं, एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। रियाज में भी और पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग जानते हैं, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर स्पीच करते हैं, स्पेशली मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाने जाते हैं, और एक अदारे में एक सीनियर पोजीशन में भी काम करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि अपना शॉर्ट सा तारुफ कराएं अपने हवाले से, उसके बाद फिर आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं बेसिकली अपना तारुफ तो क्या कराना है, बस एक 3D लाइफस्टाइल एक कंपनी है, उसमें मैं थोड़ा सा ऊंचा बोर्ड बोलिएगा मेंबर सर। भी हूँ, और उनका बोर्ड मेंबर भी हूँ, और उनके ऑपरेशंस को भी हेड करता हूँ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, फॉर्मर हेड ऑफ लेवांट एंड मिडल ईस्ट वेस्ट ग्रोथ एट नोकिया सॉफ्टवेयर, और फॉर्मर कंट्री हेड ऑफ कॉम्पटेल फिनलैंड। तो ये मुख्तसर सा वो है। आज जो हम बात कर रहे थे, जो मुनीर भाई ने मेरे ज़िम्मे लगाया, वो था हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस पे थोड़ी बात करें। तो एज ए पाकिस्तानी हमें अंदाज़ा है कि वी आर वेरी गुड इंडिविजुअल्स, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी इंटेलिजेंट। थोड़े से चैलेंजेस हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक हम लोग इम्प्रूव कर भी रहे हैं। जो पढ़ी लिखी जनरेशन अब आ रही है, वो उन चीज़ों को एक्सरसाइज भी करती है। तो इस वक्त ख्याल ये था कि हम ऐसी बातें करें कि किस तरह प्रोफेशनली हम लोग अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखें, जब वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं, तो कुछ ऐसी सॉफ्ट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है, अपने कोलीग्स के साथ भी, अपने सुपीरियर्स के साथ भी, अपने जूनियर्स के साथ भी। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं एज अ पाकिस्तानी। तो हम ये बात करते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल इंटेलिजेंट पाकिस्तानी नेशन से या यंगस्टर से हम एक प्रोफेशनल की तरफ अगर सफ़र शुरू करें, तो वो कौन सी बड़ी हाई लेवल पे, चूँकि 30 मिनट्स बहुत शॉर्ट टाइम है, तो बड़े हाई लेवल पे वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है, और उनको हम अगर एक्सरसाइज करते जाएँ, उनकी प्रैक्टिस करते जाएँ, तो हम उसमें आस्ता-आस्ता परफेक्शन की तरफ जाएँगे, एंड दैट बिकम्स अ हैबिट इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बात इसमें है, वो अपनी ज़ात है, अपना सेल्फ मैनेजमेंट है। तो उसमें हमने, हर इंडिविजुअल ने देखना है कि उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है और पर्सनल वीकनेस क्या है, उसके टैलेंट्स क्या हैं। एक बात याद रखनी है कि हर इंडिविजुअल को अल्लाह ताला ने दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। ये जो हम अक्सर मुकाबले में पड़ जाते हैं ना, कि फलां के मुकाबले में मैं कैसा दिख रहा हूँ, या मैं कैसा, तो वो मुकाबला मेरे ख्याल में एग्जिस्ट करता नहीं है। ये हमारी कमअक्ली, कमफहमी है कि हम लोग मुकाबले में पड़ जाते हैं एक दूसरे के। हर इंसान को अल्लाह ने यूनिक बनाया है, डिफरेंट बनाया है, और उसके अंदर कोई ऐसी सलाहियत ज़रूर है जो दूसरे में नहीं है।
तो ये हमें सबसे पहले तलाश करना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर अल्लाह ने स्पेशली बनाई है, उसको तलाश करना मेरा काम है या हम में से हर इंडिविजुअल का काम है। कुछ कोई अच्छा बोलते हैं, कोई अच्छा लिखते हैं, कोई अच्छा एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं चीज़ों को एंड सो ऑन एंड सो फॉर। सो हर बंदे में एक एक ख़ास स्किल है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को तलाश करना है कि हम में कौन-सी ऐसी चीज़ है जो दूसरे से मुख्तलिफ है और हमारी उसके अलावा भी कौन-सी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस कौन-सी हैं और ज नेचुरल टैलेंट्स कौन-से हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इमोशनल मैनेजमेंट के हवाले से हम इमोशनल बहुत हैं एज़ अ पाकिस्तानी या एज़ अ एशियन, साउथ एशियन आप कह लें कि हमारी ज़रा ट्रेनिंग है, फैमिली सिस्टम्स हैं, उसमें अगर हमारी फ़िल्में भी आप देखें तो उसमें ज़्यादातर इमोशनल टच होता है। तो इमोशनली हम बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन इमोशंस को हमने मैनेज कैसे करना है, ये हमारा चैलेंज है। और ये खैर एक अलहदा टॉपिक है, मैं जल्दी-जल्दी बता दूँ कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ये इंसान की कामयाबी में 80 टू 85% कंट्रीब्यूशन इसका होता है आईक्यू से बढ़ के। आईक्यू का कंट्रीब्यूशन 15 टू 20% होता है। तो आप सोचेंगे ये कितनी स्ट्रेंथ है जो हमारे अंदर, ये कितना बड़ा एक आइसबर्ग है जो हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो इमोशनल हमने अपने आप को पहले तो देखना है कि हम इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग हैं, हम कितना इमोशनली अपने आप को, अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं और अगर उसमें कोई कमी है, तो उसको भी सच्चाई के साथ नोट करें कि नहीं, यहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, ये वीकनेस है। गुस्सा फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को शायद सैडनेस उस पे जल्दी आ जाती है एंड सो ऑन एंड सो फॉर। हमें ये एनालिसिस करना है, इमोशनली हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कि उसको इम्प्रूव कैसे करना है। सेकेंडली हमारे अंदर स्किल्स क्या हैं? स्किल्स वो होती हैं जो आप काम कर कर के सीख जाते हैं। कुछ लोगों की कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होंगी, कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी और इसी तरह हमने देखना है कि मेरे अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर कौन-सी स्किल्स हैं जो अच्छी हैं, कौन-सी स्किल्स हैं जो अच्छी नहीं हैं। और फिर अगर मैंने एक ख़ास जगह पे पहुँचना है, तो जो अच्छी स्किल्स हैं उनको मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ और जो मेरी स्किल्स वीक हैं, उनको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। तो तभी हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हम किस तरह से एक इम्प्रूवमेंट प्लान बनाएँ। फिर बिलीफ है, बिलीफ में देखें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बिलीफ में आता है कि आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन कितना है, आपको अपनी ज़ात पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे कितना यकीन है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। ये भी मुख्तलिफ लोगों का वेरी करता है। उसमें कहने वाले कहते हैं कि जो जो आपका जो अपने ऊपर ट्रस्ट है ना, जो कॉन्फिडेंस है, वो बाज़ औक़ात किसी की दी हुई चीज़ होती है। यानी एक ही बंदा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है और एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो खुदा ना ख़ास्ता उसके अगेंस्ट है, वहाँ पे उसकी परफ़ॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उसमें बाहर का इन्फ्लुएंस कितना है। अच्छा, उसके बाद आपकी एबिलिटीज़ है, नेचुरल एबिलिटीज़ हैं आप, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसमें वो भी आपने तलाश करनी है कि मेरे अंदर जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, वो क्या हैं? उनको मैंने कैसे मैनेज करना है? उनको मैंने अच्छी एबिलिटीज़ को कैसे हाइलाइट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे नॉर्थ के लोग हैं, उनका आम तौर पे देखा ये जाता है कि उनका जो फेफड़ा है, वो बाकी इलाकों के लोगों की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बड़ा होता है। तो वो उनका स्टैमिना बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह हमें भी देखना है कि हमारे अंदर कौन-सी ऐसी फिज़िकल स्ट्रेंथ्स हैं या मेंटल स्ट्रेंथ्स हैं या एबिलिटीज़ हैं, उनको हमने किस तरह से देखना है। फिर जो चैलेंजेज़ मुझे आते हैं, उनको मैं किस तरह फेस करता हूँ। मतलब कुछ चीज़ों कोई मुझे चैलेंज करे तो मैं परेशान तो नहीं हो जाता। कुछ लोग होते हैं जिनको चैलेंज किया जाए, वो कहते हैं उसे नेचुरल गुस्सा होता है कि बंदा कहे ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते। वो लोग कहते हैं अच्छा अब मैं करके दिखाऊँगा। तो अगर आप याद करें बचपन में बहुत सारे ऐसे लम्हात में से हम लोग गुज़रते आ रहे हैं, जिसमें कोई हमें चैलेंज करता है, हम कहते हैं अच्छा अब हम तुम्हें करके दिखाएँगे। ये बड़ा पॉज़िटिव गुस्सा है, पॉज़िटिव एनर्जी है। तो हमें इसको भी देखना है कि ये हमारे अंदर किस तरह किसी के चैलेंज करने से हम बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज़ तो नहीं कर देते। या कर देते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, जो सच है वो सच है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये सारा मरहले वो हैं जो हमने देखने हैं कि हमें किस तरह से हमारी अपनी पर्सनैलिटी है क्या? अपने आप को जानने का अमल बड़ा ज़रूरी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम दुनिया सारी को जानने का दावा करते हैं, हम अपने आप को नहीं जानते। बस ऐसे दावे हमारे रहते हैं। तो आज से मेरा पैगाम ये होगा कि हम कोशिश करें, ज़ाहिर है हम सब मुख्तलिफ़ चीज़ों में बिज़ी होते हैं।
लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को जानने पहचानने का अमल जो है ना, इसको शुरू ज़रूर किया जाए। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो बात इम्पॉर्टेंट है प्रोफेशनल एक्सेलेंस में, वो है टीम वर्क। और ये दूसरा एस्पेक्ट है जिसमें अनफॉर्चुनेटली एज अ नेशन हमारे अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो एक जर्मन कमांडर थे जो पाकिस्तान में आर्मी के साथ कॉमन एक्सरसाइजेज जो हमारी होती हैं, जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं, उसमें आए तो उसने बड़ा मज़े का जुमला कहा। उसने कहा पाकिस्तानी एज एन इंडिविजुअल आर परफेक्ट, पाकिस्तानी एज अ टीम आर अ नाइटमेयर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये वो एरिया है जिसमें हमने इम्प्रूव करना है। उसमें चंद चीज़ें हैं जो देखनी है कि यार हम क्यों ऐसे हो जाते हैं। तो उसमें अगर आप देखें ना, और उसमें थोड़ी सी फनी बात भी है कि आप देखें हमारे यहाँ हमारे अंदर ना ये एक तबीयत पाई जाती है कि हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं। यानी वो अगर आप देखें ना, हमारे यहाँ जो भांड लोग होते हैं उनका ह्यूमर बड़ा अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन वो टारगेट करते हैं पर्सनालिटीज को, टारगेट करते हैं इंडिविजुअल्स को। तो जब और उसमें वो इंडिविजुअल का मजाक उड़ाना, उसको टीज करना, ठीक है, तो ये वो चीजें होती हैं जो किसी ना किसी हद तक मैं समझता हूँ हमारे अंदर भी मौजूद है कि हम अपने साथी के साथ जैसे ही फ्रैंक होते हैं ना, हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उसको टीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसको टॉर्चर भी बाज़ औक़ात करते हैं मेंटली। कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, वो शायद परेशान होते होंगे। तो ये वो अमल है जो टीम वर्क के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। हमें ये सोचना है कि हमने दूसरों के साथ कोशिश करें आहिस्ता-आहिस्ता हम काइंड हों। हम लोगों की सलाहियतों का, उनकी शक्लों का, उनकी हियत का, उनके कद का, उनके मोटापे का, उनकी जिस्म का मज़ाक ना उड़ाएँ। और ये अल्लाह ताला को भी बड़ा सख्त नापसंद है। ये वो चीज़ है जो बुलिंग में आती है। और मैं खैर बुलिंग भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन जल्दी-जल्दी आपको ये बता दूँ कि जो बुलिंग में ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिपोर्ट हुई है दुनिया में, वो है कॉलिंग बैड नेम्स, बुरे नामों से बुलाना। और अगर आप गौर करें तो हमारे कुरान में बाकायदा इसके बारे में कुरान में तज़किरा है, अहादीस के अलावा कुरान में तज़किरा है कि लोगों को बुरे नामों से मत बुलाओ। तो ये आप सोचें कि कितना नेचुरल दीन है हमारा, जो हमें वो बेसिक चीज़ बताता है जो लोगों ने आज सदियों के बाद बहुत रिसर्च करके समझी कि सबसे बुरी जो बुलिंग में जो एक चीज़ फेस करनी पड़ती है और जो रिपोर्ट हुई है, वो है कॉलिंग बैड नेम्स। तो हमें अगर प्रोफेशनल बनना है, तो हमारे अंदर ये तब्दीली हमें लाना ज़रूरी है कि हम दूसरों को तंग करने के अमल और उनको बुली करने के अमल से दूर हों। ठीक है? कोई और बुली करता है तो उसको कैसे फेस करना है, ये बड़ा ज़रूरी है अपने आप को बताना। लेकिन कम से कम हमारी तरफ से ये एक्शन ना हो, ताकि लोग हमसे दूर ना चले जाएँ। वो हमारे करीब रहें, हमें अच्छा समझें। और दूसरा, दूसरों की राय का एहतराम करना ज़रूरी है। देखें अगर मैं सही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा गलत है। अगर आप कभी 6 को लिखा हुआ देखें ना, तो एक साइड पे एक बंदा खड़ा कहेगा ये 6 है, दूसरी तरफ को खड़ा होगा, वो कहेगा नहीं, 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 ये 9 है। अब बंदे दोनों ठीक कह रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव में उसको देख रहे हैं, अपनी-अपनी पोज़ीशन पे खड़े होके देख रहे हैं। तो बाज़ औक़ात डिस्कशंस में, आर्गुमेंट में बंदा अपने आप को लॉक कर लेता है। और वो समझता है कि शायद मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और दूसरा जो कह रहा है वो गलत है। तो दूसरे की राय का एहतराम ज़रूरी है। एहतराम का मतलब ये नहीं कि उसके साथ एग्री आप करें। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसका, लेकिन कम से कम उसको आर्गुमेंट को एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाना चाहिए। वो लंबा नहीं होना चाहिए। तो टीम वर्क के अंदर ज़रूरी है कि हम अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ है ना दूसरों के हवाले से, उनको दूर करें। हम समझते हैं कोई कामयाब हो गया तो मैं नाकाम हो जाऊँगा। ऐसा कोई भी अल्लाह ताला ने निज़ाम नहीं बनाया। आपके अपने हिस्से की कामयाबी, नाकामी आपकी स्ट्रगल पे डिपेंड करती है। और एक बात आपको एनालिसिस की बता दूँ, ये दुनिया अब एक नतीजे पे पहुँची है, वो कहते हैं कि आपको बाहर की कुव्वतें नाकाम नहीं करती। बाहर की कुव्वतें आपको नाकाम नहीं करती। आपको नाकामी अगर मिलती है तो आपके अंदर से मिलती है। अगर आपने गिव अप कर दिया, अगर आपने एफर्ट करना छोड़ दिया, अगर आपने राइट एफर्ट नहीं की, अगर आपने राइट अप्रोच नहीं, राइट विजन नहीं रखा, ठीक है? तो आपकी नाकामी ज़रूरी है। आप अगर अपना वक़्त दूसरों के बारे में सोच के ज़ाया कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी नाकामी आपकी वजह से हो रही है, दूसरे नहीं कर रहे। हो सकता है दूसरे के बारे में सोच रहे हों कि यार ये देखो मुझे फ़ेल करना चाहता है, यार ये देखो मेरे साथ ये करता है। वो जो टाइम का वो हिस्सा जो आप इस चीज़ पे लगा रहे हैं, वो बेसिकली आपकी कामयाबी में से माइनस हो रहा है। वरना आप उसे अपनी कामयाबी में लगाते, फ़ोकस करके लगाते। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने अंदर ये पैदा करना है कि हम कामयाब या नाकाम होंगे, उसमें कंट्रीब्यूशन हमारी अपनी है।
और जाहिर है डेफिनेटली अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ज़ात जो बताएगी कि ये आपके लिए अच्छा है, ये बुरा है। आपका काम है एफर्ट करना। हमारा काम रिजल्ट्स को चेंज करना नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में। हमारा काम है अपनी बेस्ट एफर्ट करना, तब तक करना जब तक वो काम हो नहीं जाता। तो ये जो इनसिक्योरिटी है ना दूसरों से, इसको भी निकाल के फेंक दें। अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो साथ एक नसीबों की गठड़ी भी दी कि यार जाओ, ये तुम्हारे हिस्से में से कोई नहीं ले सकता, ना तुम किसी के हिस्से में से ले सकते। तो ये हमारे अंदर जो हसद, बुग़्ज़, ये सारी चीज़ें हैं, इसकी कोई कोई वजह नहीं बनती। ये हमारी ज़हनी कमज़ोरियाँ हैं जो हमें दूसरे से हसद में मुब्तला कर देती हैं। अपना ज़्यादातर वक़्त उन लोगों के बारे में सोच के और बात करके गुज़ारते हैं। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपने अपनी कामयाबी में जो एफ़र्ट करनी थी, उसका वो वक़्त निकाल के आपने किसी और को नेगेटिव थॉट में दे दिया, जो आपकी कामयाबी में से माइनस हो गया। तो कामयाब आप, नाकाम आप अपनी वजह से हुए, उसकी वजह से नहीं हुए। तो टीम वर्क के लिए ज़रूरी है कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करें, लोगों का मज़ाक उड़ाना बंद करें, लोगों को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करें, दूसरों के साथ काइंड होने की कोशिश करें। इट्स नॉट ईज़ी। ज़ाहिर है आप भी इंसान हैं, जब कोई आपको बुरा कहता है या बुरी बात आपसे करता है तो आपको भी तकलीफ़ होती है, आपको भी दुःख होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस करने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो ये टीम वर्क के बारे में हमें ज़रूरी है कि हम दूसरों को भी इज़्ज़त दें। जिस तरह हम हमें अल्लाह ने यूनिक बनाया, वो भी यूनिक हैं, उनकी भी यूनिकनेस का एहतराम करें। हाँ, एक-दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम्स, एक-दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट, एक-दूसरे को की तस्लील करने से कभी रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते और ना ही कभी कामयाबी मिलती। तीसरा जो चीज़ है वो है कि आपने, जो अल्लाह ने आपको जिस माहौल में, जिस माशरे में, जिन हालात में पैदा किया है, मेरा ये ईमान है कि वो हमारे लिए सबसे बेहतर होते हैं, सिर्फ हमें उसकी समझ नहीं आती। हम उन हालात में से भागना चाहते हैं, उनसे निकलना चाहते हैं। तो हमें जो अल्लाह ने जो माहौल दिया है, जो हालात दिए हैं, जो रिस्क दिया है, जो जगह दी है, जिस मुल्क में पैदा किया है, उसका एहतराम करना, उसका शुक्र अदा करना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम ये करना सीख जाएँगे, तो अल्लाह ताला की मदद भी हमारे साथ डेफ़िनेटली शामिल होगी। तो इससे आपके अंदर एक एक एनर्जी आती है, आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है। जब आप अपनी चीज़ों से, अपने आस-पास के माहौल से मुतमईन होते हैं, तो आप में काम करने का जज़्बा भी बढ़ जाता है। और ये जो कंप्लेनर्स होते हैं ना, जो हर वक़्त कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, ये ठीक नहीं है, लाइट ठीक नहीं आ रही, ये वो मतलब ये विक्टिम प्ले करने वाली बात होती है। जो लोग विक्टिम प्ले करते हैं, वो कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जाते। तो हमें नहीं देखना कि हमें जो आस-पास चीज़ें हैं वो किस तरह से डिस्टर्ब कर रही हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें मेरे आस-पास नहीं है, मेरे अल्लाह ने मेरे माहौल के मुताबिक, मेरी बेहतरीन ज़रूरत के मुताबिक मेरे आस-पास दी हैं, उसको समझना और उसको इस्तेमाल करना मेरी ज़िम्मेदारी है, ये हमने सोचना है। तो पहली बात क्या थी, अपने अंदर बेहतरी और ख़ामी तलाश करें, उसको ठीक करें। दूसरा, दूसरों को के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं हर एक के साथ कर भी लें आप। कुछ लोगों को एक जगह जाके छोड़ देना भी ज़रूरी होता है कि उनको अपनी हालत पे छोड़ दिया जाए, उनके साथ आर्ग्यूमेंट ना किया जाए, लेकिन अपना रास्ता ना खोटा करें। आप फ़ोकस करें अपनी कामयाबी की तरफ। तीसरा, जो माहौल अल्लाह ने आपको दिया है, उसका एहतराम करें, उसमें खुशी तलाश करें और उसकी उसको शुक्र के साथ उसमें अपनी बेस्ट परफ़ॉर्मेंस दें। अच्छा, जो जो प्रोफ़ेशनल एक्सीलेंस में एक दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी क्रेडिबिलिटी। आप कितने क्रेडिबल हैं? आप पे लोग ट्रस्ट कितना करते हैं? और उसमें जो चीज़ें काउंट होती हैं, वो होती हैं आपका विज़न, आपकी वैल्यूज़ और आपका कैरेक्टर। विज़न क्या है कि आपने अपने गोल्स क्या सेट किए हैं? आप कहाँ तक देख रहे हैं? आपका ड्रीम क्या है? विज़न वो चीज़ है ना जो आज नहीं होती। आज अगर होती तो विज़न ना होता। वो एक ड्रीम होता है जो नहीं एग्ज़िस्ट करता। तो आप देखते हैं कि मेरी टीम ने, मेरी फैमिली ने, मेरे माशरे ने, मेरे मुल्क ने, मेरी कंपनी ने कहा मैंने उसको अपनी कैपेसिटी में लेके जाना है। और विजन के बाद आपकी वैल्यूज होती है। देखिए, आपने जब अपनी वैल्यूज बंदा डिफाइन कर लेता है ना कि मैंने ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फॉर एग्जांपल, हर बंदे का अपना वैल्यू सेट है। कोई कहता है जी मैंने अपनी इंटेग्रिटी पे नहीं करना, कोई कहता है जी मैंने ट्रस्ट पे नहीं करना, कोई कहता है जी मैंने अपनी क्या कहना चाहिए कि अपनी सच्चाई पे नहीं करना। ठीक है, तो अपना सेट ऑफ वैल्यूज जरूर बनाएं। उससे ये होता है कि जब कोई चीज़, कोई हालात, कोई वाक़यात सामने आते हैं और आप एक दफ़ा कंपेयर करते हैं उसको अपने सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ, आप देखते हैं नहीं, ये जो चीज़ है ये मेरी वैल्यूज़ से मैच नहीं करती, ओके। तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपके सेट ऑफ वैल्यूज़ ही नहीं है, तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल होती है, आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं। ठीक है? तो ये अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करना, हर बंदे की अपनी वैल्यूज़ हैं। आज से आप डिफाइन करना शुरू कर दें कि मैंने किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किस पे नहीं करना। और उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग आसान होती है और उसके बाद ज़िंदगी में लोगों को आप पे ट्रस्ट आना शुरू होता है कि यार ये बंदा कुछ भी कर लेगा, इस चीज़ में हमें धोखा नहीं देगा।
ठीक है, तो ये आपकी पहचान है दूसरों की तरफ। तीसरा है कैरेक्टर। अच्छा, कैरेक्टर में ना हमारे यहाँ आमतौर पे लोग कैरेक्टर का लफ्ज़ एक ही काम के लिए यूज़ करते हैं। उनके ख्याल में कैरेक्टर एक ही चीज़ है। मेरे ख्याल में किसी से आप सच या झूठ बोल रहे हैं वो भी कैरेक्टर। मेरे ख्याल में किसी को आप धोखा दे रहे हैं या उसकी मदद कर रहे हैं, ये भी एक कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का मतलब ये है कि जो सेट ऑफ वैल्यूज़ आपकी हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे किस तरीके से करते हैं। और ज़रूरी नहीं है, देखिए हम सब इंसान हैं, खता के पुतले। हम बाज़ औक़ात फिर दोबारा उसी फ़ेज़ में चले जाते हैं। कभी-कभी नहीं एंगर मैनेज कर पाते हालात को, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस हम करें कि हम अपने कैरेक्टर से कैसे प्रूव करें अपने सेट ऑफ वैल्यूज़ को। तो ये फिर क्रेडिबिलिटी आपकी प्रोफ़ेशनल क्रेडिबिलिटी होती है। यानी आप किसी बंदे के सामने कोई चीज़ सेल करने गए, उसने देखा, उसने कहा यार ये बंदा जो है ना, इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये क्रेडिबल आदमी है। तो इंसान इंसानों से खरीदते हैं। इंसान आप हर वक़्त अपने आप को भी बेच रहे होते हैं लोगों के सामने। हम अपने प्रोडक्ट्स को भी बेच रहे होते हैं लोगों के सामने। वी आर सेलिंग आवरसेल्व्स, ठीक है? तो खरीदेगा वही जो आप पे ट्रस्ट करेगा। अगर उसको ट्रस्ट नहीं है तो आपसे कभी आपकी कोई चीज़ नहीं खरीदेगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने एक क्रेडिबल शख्सियत बनना है, अपनी कंपनी के अंदर, अपने माशरे के अंदर, व्हाट्सोएवर इट इज़। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लोग उसमें हर बंदा आपको क्रेडिबल ही समझे। कुछ लोग अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आपने देखना है कि आप क्रेडिबल हैं कि नहीं है, बस दूसरों ने जो भी कहना है इट डज़न्ट मैटर। आपने अपने आप को अपने स्केल पे तोल के रखना। अच्छा, तीसरी इसमें आ जाती है लोग, आस-पास के लोग। अब कुछ लोग जो है ना उनको हैंडल करना मुश्किल होता है ना, कहते हैं डिफिकल्ट पीपल। तो मैं कुछ टाइप्स आपको बताता हूँ कि डिफिकल्ट पीपल कौन है, लोग कौन होते हैं और उनको हैंडल करने में हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो हर चीज़ में ना परफेक्शन तलाश करते हैं। आप जल्दी में आप एक काम उसके पास मशवरे के लिए ले गए हैं, उसने कहना है बैठो इधर बैठो ज़रा, और इसमें ऐसे भी होना चाहिए, इसमें ऐसे भी, इसमें इस तरह भी कर दो, ऐसे भी कर दो। तो आप कहते हैं यार किस मुसीबत में पड़ गया हूँ मैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इतनी परफेक्शन में जाऊँ, मुझे इसको किसी और तरीके से करना है। तो परफेक्शनिस्ट आर समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट पीपल, ठीक है? इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो कहते हैं यार अब ये जो चीज़ है ना ये मेरे अंदाज में होगी। तो वो भी आपको मुश्किल में डाल देते हैं कि भाई आपके अंदाज में नहीं ये चीज़ होनी है, सही या मतलब इसको करना है, किस तरीके से करना है लीव इट टू मी, मेरा काम है, मुझे करना चाहिए। ठीक है? तो वो भी मुश्किल लोग होते हैं जो आपकी चीज़ों पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्रिएटिव लोग जो होते हैं ना, ये बड़ी एक स्पेशल स्पेशी है वैसे। ये वो लोग होते हैं जो बहुत क्रिएटिव यानी आर्टिस्ट वगैरह या वो लोग जो हर चीज़ में से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। ये मोस्टली चूँकि क्रिएटिव होते हैं, ये मोस्टली अपनी जो जो जब इनको नेगेट किया जाए ना या दुनिया इनको नेगेट करे, तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये हर सूरत में वो कहते हैं नहीं बस ये मेरी बात अब ऐसे ही होगी। तो वेरी सेंसिटिव पीपल, लेकिन ये है कि ये बहुत डिफिकल्ट साबित हो सकते हैं। तो हर चीज़ में से क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ शेपर्स होते हैं। शेपर्स वो होते हैं जिनके पास एक काम आप लेके जाते हैं मशवरे के लिए कि यार इसको कैसे क्यों कहते हैं, यार रहने दे मुझे दे दे मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। वो शेपर्स होते हैं बहुत अच्छे हैं, चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज में उसको कंक्लूड कर लेते हैं। देखिए ये सारे वो लोग हैं जो ये मैं नाम ले रहा हूँ, ये हैं बड़े कमाल के लोग, लेकिन जब गलत जगह पे वो चीज़ अप्लाई करते हैं दे बिकम डिफिकल्ट। तो हमने भी देखना है हम कोई डिफिकल्ट तो नहीं बन रहे इन चीज़ों में। इसी तरह कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं या डिफेंसिव होते हैं। एग्रेसिव या डिफेंसिव होने से देखें जब आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ना अपने माहौल में रहने की, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर वक़्त कहते हैं नहीं मेरे अंदाज में चीज़ें चलें, वो एग्रेसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव अपनी चीज़ों को सँभाल के रखते हैं, बस मैं ये ऐसे ही है। तो वो भी डिफिकल्ट लोग होते हैं, वो फिर टीम स्पिरिट को स्पॉइल करते हैं। फिर टीम्स नहीं बन पाती, क्योंकि एग्रेशन जो है ना वो टीम्स को हमेशा दूर लेके जाता है। इसी तरह सबमिसिव लोग होते हैं, जो हमेशा खौफ में रहते हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाते। ठीक है? अब उन्हें कोई काम आप कहेंगे, वो आपके सामने कह देंगे, कर देंगे, बाद में जाके उनकी हिम्मत ही नहीं होगी वो करें। तो वो भी डेफिनेट तो ये वो मुश्किल लोगों की एक लिस्ट है, जो मैंने आपको बताई। परफेक्शनिस्ट हैं, जो कंट्रोल करने वाले कंट्रोल फ्रीक्स हैं, क्रिएटिव पीपल हैं, ठीक है? शेपर्स हैं, एग्रेसिव या डिफेंसिव लोग हैं या सबमिसिव। ये सारे डिफिकल्ट हो सकते हैं, खास ज़्यादातर डिफिकल्ट हो सकते हैं खास सिनेरियोज़ में। लेकिन ये बड़े काम के लोग भी होते हैं, लेकिन अपने जहाँ पे इनकी ज़रूरत हो वहाँ पे। अब इनको आपने किस तरह से मैनेज करना है, कोशिश करनी है मैनेज करने की। इट्स नॉट ईज़ी क्योंकि डिपेंड करता है दूसरे पे भी। तो उसमें कुछ चीज़ें ये होती हैं कि देखिए हम लोग ना अपने आप को हम बड़े कमाल के लोग हैं, इंसान बड़े कमाल की स्पेशी है। वो अपने आप को ना एक स्टोरी सुनाता है।
एक हालात जब सिचुएशन जब मुश्किल होती है ना, वो अपने आप एक स्टोरी सुनाता है उसमें, और फिर उस स्टोरी के हवाले से खुद रिएक्ट करता है। और वो आमतौर पे स्टोरी इतनी इमोशनल होती है कि वो उसको अक्सर लोग अपने आप कहते हैं मैं ठीक हूँ बाकी गलत है, तो वो उसने स्टोरी सुनाई होती है अपने आप, हम अपने आप को कन्विंस करते हैं, हम अपने साथ खेल रहे होते हैं। तो अच्छा, जब हमने हमने कामयाब आदमी बनना है, जब हमने प्रोफेशनल बनना है, तो हमने ये करना है कि हमने अपने अंदर ये एहलियत पैदा करनी है कि हम किस तरह से इमोशन से फैक्ट्स को निकाल लें। हम इस पूरी स्टोरी में से जो हमने सुनाई है, कभी बैठ के सोचेंगे इसमें फैक्ट्स क्या हैं, 1 2 3 फैक्ट्स तो इतने ही होते हैं ना, बाकी तो इमोशंस होते हैं, ठीक है? वो फैक्ट्स हम निकालें। फिर हम ये देखें कि ये जो हमने फैक्ट्स निकाले हैं इस स्टोरी में से, ठीक है? और इसमें से इमोशन कितने थे और फैक्ट्स कितने, अब इस जो भी सिचुएशन है इसका आउटकम क्या होना चाहिए? मुझे असल में चाहिए क्या? तो ये 2 चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल। तो हमें अगर प्रोफेशनल बनना है, तो हमने आज से ये प्रैक्टिस शुरू करनी है कि जब भी कोई ऐसा मौका आए, तो हमने फैक्ट्स को कोशिश करना है फ़िल्टर आउट करें, और फिर देखें कि यार इस सारी सिचुएशन में हम हासिल क्या करना चाहते हैं। ये 2 चीज़ें आपने निकाल ली, और फिर इसको 2 तरीकों से आपने मैनेज करना है। एक होता है रिवर्स लेंस। रिवर्स लेंस ये होता है कि आप देखें यार ये जो बंदा है, ये जो बंदा है ये फ़ील क्या कर रहा है? इसकी जगह मैं होता तो मेरी फ़ीलिंग क्या होती? हो सकता है आपकी भी एग्ज़ैक्टली वही फ़ीलिंग हो जो उस बंदे की है जिसको आप कह रहे हैं ये गलत है, ये मुश्किल। तो मैं उसके उसके शूज़ में आप जब अपना पाँव डालते हो, तो नहीं यार हो सकता है ये पहले मैं देखूँ कि ये क्या फ़ील कर रहा है, ठीक है? और फिर आप उसमें से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तलाश करें। यानी आपने विक्टिम स्टोरी प्ले नहीं करनी, आपने देखना है ये सारी जो सिचुएशन है, इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसको आइडेंटिफ़ाई करें और फिर उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें कि यार मैं जो ये फैक्ट्स हैं, ये इसके अंदर रिज़ल्ट मैंने अचीव करना है, और इसमें जो जो सब गंदला हो रहा है, इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी गलती, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको मैं ठीक करके वो रिज़ल्ट्स कैसे हासिल करूँ? ये है एक रिवर्स लेंस का प्रोसेस। एक होता है लॉन्ग लेंस का प्रोसेस, वो क्या होता है? वो ये होता है कि आप, और ये बड़े मज़े की चीज़ है कि आप जो है ना वो जो भी हो रहा हो इस वक़्त जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपने ये सोचना है कि यार ये जो चीज़ अच्छी हुई है या बुरी है, इसमें ने मैंने लेसन क्या लर्न करना है? मैंने क्या एक्सपीरियंस गेन करना है? और मैंने कैसे अपने आप को ग्रो करना है सिचुएशन में? क्योंकि आप जब कुछ मुश्किल सूरत-हाल से गुज़रते हैं ना, यू ऑलवेज़ लर्न समथिंग। हम तो परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आइंदा से परेशान होने के बजाय आप कहेंगे यार इसमें कोई लर्निंग है मेरे लिए। ये जो मुश्किल आई है, इसमें कुछ सीख के, कुछ करके निकलना है, ये मुझे कुछ सिखाने आई है। तो उसमें से सीखना क्या है, और उसमें आगे जाके आपने देखना है कि इसमें से मैंने ग्रो कैसे करना है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। तो इसको हमेशा अपॉर्च्युनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी समझें अपनी हर मुश्किल को। अच्छा, उसके अलावा हमने दूसरों की रिएक्शंस को कैसे, एक तो हुआ ना ये मैंने बताया कि हम अपने आप को कैसे मैनेज करें। एक दूसरों की रिएक्शन को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप है सक्सेस का। एक तो अपने इमोशंस मैनेज कर लें, एक दूसरों के मैनेज कर लें। ये उससे भी आगे, ये आमतौर पे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो आमतौर पे इसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं। और वो ये है, और दिस इज़ अ गुड स्किल, जो लीडर्स होते हैं उनमें ये स्किल है। उसमें आप ये देखेंगे जब ऐसी सिचुएशन आए, जब आप नर्वस हों, जब आपको प्रॉब्लम आए, व्हिच इज़ वेरी कॉमन, हर बंदे को आती है। तो एक चीज़ जिसको हम बड़ा अंडरमाइन करते हैं, मैं उसको बड़ा हाइलाइट करता हूँ, वो कहता है कि आप स्लो और डीप ब्रीथिंग करें। यानी, और इसका इसका वो कहते हैं ना, ये अपनी लंबी साँस आप नाक से लें, थोड़ी देर उसको होल्ड करें और फिर आहिस्ता से उसको मुँह से छोड़ दें। इसे कहते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज से होता क्या है, यकीन करें कि बायोलॉजिकली आपका जो स्पाइन्स है ना, उसके अंदर एक वीगस नर्व है, उस पे जाके ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है और आपको रिलैक्स करती है। तो आप जब भी नर्वस हो, जब भी आप सब ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, फ़ौरन ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, ताकि आप रिलैक्स हों और चीज़ों को दोबारा से सोचने के काबिल हो सकें। जो मैंने कहा ना, फैक्ट्स तलाश करने के काबिल हो सकें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तलाश करने के काबिल हो सकें। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि आपने अपनी लिमिट्स को डिटरमिन करना है कि यार ये जो सिचुएशन हो रही है, इसमें मैं किस हद तक जा सकता हूँ? मुझे कहाँ से आगे नहीं जाना?
ये नहीं कि आपकी लिमिट्स, मैं आजकल तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी कौम का प्रॉब्लम ये है, अल्लाह करे हम बेहतर, सब कोशिश यही कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर होंगे भी। प्रॉब्लम ये है कि हमारी कोई लिमिट्स रही ही नहीं। हमें ये नहीं पता आम तौर पे कि हमने किस दर्जे से नीचे का काम नहीं करना, ये हमारे मेयार के मुताबिक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम कितना गिर सकते हैं। तो अब हम सब ने मिलकर ये कोशिश करनी है कि हम अपनी लिमिट्स को सेट करें, यार इससे नीचे मैंने नहीं गिरना, इस चीज को मैंने क्रॉस नहीं करना, बस ठीक है जब नहीं मिलता मुझे कुछ ना मिले, बट इससे ऊपर मैंने नहीं जाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। और आपने देखना है कि सिचुएशन में उसको समझने के लिए अपने आप से या दूसरों से क्या क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, सिचुएशन को समझना जरूरी है। हम अक्सर ये करते हैं कि सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं उसको समझे बगैर, यहाँ आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। हमने सिचुएशन को समझना है, खुद नहीं समझ आ रहा तो हम दूसरों से क्वेश्चन पूछें, और ये हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्वेश्चंस पूछें ताकि हमें ये डाइजेस्ट हो, पता तो चले कि मसला क्या है। उसके बाद हमने ये करना है कि जो मैंने पहले कहा, फैक्ट्स को इमोशन से अलग करना है, तय करना है कि ये फैक्ट्स थे और ये इमोशंस थे। मुश्किल काम है, करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, और अपने साथ सच बोलेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। किसी को तो नहीं बता रहे ना, अपने आप से बता रहे नहीं यार असल में ये था और मैं ऐसे ही उसको ना गलत समझ गया। दूसरों को बताते हुए मसला होता है ना, हमें तो अनफॉर्चुनेटली अपने आप को बताते हुए मसला होता है। तो हमने ये अपने अंदर जुर्रत पैदा करनी है कि हम ये अपने आप को बताएंगे, भाई मैं इमोशनल हो रहा था, अपने आप को बता रहा हूँ, क्या मसला है, सो व्हाट, ठीक है। और दूसरों से बाज़ औक़ात एडवाइस लेना बड़ा ज़रूरी है। हम बाज़ औक़ात ना देखिए, हमारी अपनी लिमिट्स हैं, हमारा अपना नॉलेज बेस है, हमारी अपनी एक क्राइटेरिया है। हम बाज़ औक़ात एक ख़ास हद से, ख़ास डायरेक्शन, ख़ास एंगल से बाज़ औक़ात नहीं सोच सकते। तो आपको अपने मेंटर तलाश करने चाहिए, आपको अपने गाइड्स तलाश करने चाहिए, अपने आस-पास के लोगों में से। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो मेरे आप जैसे लोग भी हो सकते हैं एक-दूसरे के लिए। कि हम उनसे पूछें, यार ये मुझे मसला है, कैसे किया जाए? इसमें क्या-क्या आप बताएँ मुझे, मैं कैसे, एडवाइस लेनी चाहिए लोगों से। और एडवाइस देते हुए मेक श्योर करें कि आप राइट बंदे से एडवाइस दे रहे हैं। कहीं वो एडवाइस कल आपको गले ना पड़ जाए। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, फिर हमने एक ऐसी सिचुएशन आती है, एक ऐसी जब बंदा कहता है यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती, अब कुछ नहीं हो सकता। उसका भी हल है। बड़ा सिंपल, बड़ा इंटरेस्टिंग हल है। उसका हल पता है क्या है? कि आप उस चीज़ को छोड़ दें, वो नहीं ठीक हो सकती। आप अपनी वेल-बीइंग का ख़्याल रखें। आप अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें। आप अपने माइंड को फोकस करें और अपने आप को इस सिचुएशन में सिक्योर करें, ठीक है? क्योंकि कुछ चीजें नहीं ठीक हो सकती। जैसे अभी आजकल कोरोना है, नहीं आप तो नहीं, मैं और नहीं, आप नहीं ठीक कर सकते, लेकिन हम अपने आप को सिक्योर तो कर सकते हैं। हम अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ पे तो काम कर सकते हैं ना। हम अपने आप को खौफ से तो निकाल सकते हैं ना। हम हिफाजती तदाबीर तो अख्तियार कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो उस सिचुएशन में जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, जो ठीक ना हो सकती हो आपसे, उस सिचुएशन में ये हल है कि अपना ख्याल रखें, अपने मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखें। अच्छा, एक सिंपल सी चीज़ है लेकिन मेरा ख्याल है वो हमें अक्सर फेस करनी पड़ती है। वो होती है कि जब बहुत प्रेशर होता है ना, हमारे यहाँ ऑफिसेज़ में आप देखें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं। तो वी आर ऑलवेज़ वर्किंग अंडर प्रेशर। ठीक है ना? कोई बॉस पूछ रहा होता है क्या हुआ? नीचे से कस्टमर पूछ रहा होता है यार उसका क्या किया? एंड सो ऑन। कोलीग्स बाज़ औक़ात गुज़रते हुए आपको फ़ोकस इधर-उधर कर रहे होते हैं। तो उसके लिए चंद टिप्स हैं, मैं आपको बता दूँ वर्किंग अंडर प्रेशर की, आपको यकीनन काम आएँगी। पहली बात तो ये है कि लिव इन द मोमेंट। अपने इस लम्हे में, ये देखिए मैं और आप ज़िंदा हैं इस लम्हे में। अब इस वक़्त जी रहे हैं ना, उससे पहले तो वो लम्हा फ़ौत हो गया। तो हमारी ज़िंदगी एक लम्हे की है। इस लम्हे में ज़िंदा रहना हमें सीखना है। जिस दिन हम ये सीख गए, जिस दिन हमने सारे अपने बोझ उठा के फेंक दिए, इस मोमेंट में, उस वक़्त आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। देखिए इस वक़्त हम बैठे हैं ना, चाहे बैड कोरोना है, चाहे हमारे हो सकता है कोई लोगों की सैलरीज़ ना आ रही हों, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हर वक़्त हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो वो तो हमें स्ट्रेस ही देगा। हम इस लम्हे में तो माशाल्लाह लाइट भी है, हम सामने भी बैठे हैं, हमें खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे रहे हैं। तो जो मोमेंट में रहते, कल का अल्लाह जाने, अगला मोमेंट हो सकता है अल्लाह बेहतरीन कर दे। तो ये अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए स्ट्रेस में रह के। तो अपने लम्हे में, उस ज़िंदा लम्हे में रहना सीखें। दूसरा, ऐसे शेड्यूल करें अपने टास्क को कि 20% लाइफ में 80-20 रूल एक होता है, जिसमें कहते हैं आप 20% ऐसे टास्क सेलेक्ट कर लें करने के, जिसका इम्पैक्ट 80% हो। ज़रूरी नहीं आप 100 काम है तो 100 करने हैं।
आप उसमें से 20 ऐसे काम सेलेक्ट कर लें कि जिसका इम्पैक्ट 80% हो, तो आपकी एफर्ट जो है वो राइट डायरेक्शन में लगेगी और फ्रूटफुल होगी। बजाय इसके कि आप फॉर एग्जांपल आप आए, आप बैठ के आप बजाय इसके कि स्केड्यूल करें अपनी चीज़ें कि आज मैंने दिन में क्या करना है, आप आए, आपने ईमेल खोली और ठक 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 पढ़ना और जवाब देना शुरू हो गए। आई डोंट नो कि उसमें कितनी आपने प्लान ही नहीं किया अपने आप। तो बेहतर है आप सुबह उठ के पहले 5 मिनट अपने, मेरा तो ख्याल है एक शाम पहले, लेकिन चलें, सुबह उठ के पहले 5 मिनट एक लिस्ट बना लें कि मैंने आज ये काम करने हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन-सा है? वो भी टाइम मैनेजमेंट में आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। तो 80% रिजल्ट्स हों जिसके, वो 20% काम चूज़ करें ताकि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बच जाए खामखा की फटीग से। क्योंकि हम बहुत सारा काम ऐसा कर रहे होते हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है? अच्छा, और उस यही बात जो मैं कहूँ, अनइम्पोर्टेंट जितने काम हैं उनको रिमूव कर दें अपनी लिस्ट में से। ना करें कोई, पहले इम्पोर्टेंट काम करें। पता होना चाहिए इम्पोर्टेंट है क्या, ठीक है? फिर हमने ये करना है कि हमने डिस्ट्रैक्शंस जो हमारी हैं, जो काम करें, जैसे मैंने कहा लिव इन द मोमेंट, जो काम करें, जैसे इस वक़्त हम सेशन पे बैठे हैं तो हम पूरा फ़ोकस इस वक़्त 100% फ़ोकस इस पे रखें। डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दें, कोई मोबाइल में मैसेज आ गया उसको भी, तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल का मैसेज तो आपने जवाब दे दिया, ये लम्हा तो खो गया ना, तो हमने सीखा ही कुछ नहीं। इसी तरह लाइफ में बहुत सारा टाइम हम इसी तरह वेस्ट कर देते हैं। जो काम करें तवज्जो से करें। मोबाइल पे भी मैसेजेस का जवाब देना है, आजकल हमारे सारे ऑफिसेज भी उसी पे चलते हैं। आप ज़रूर करें, लेकिन वो भी फ़ोकस से करें। तो फ़ोकस बड़ा ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करें और अपनी टाइमलाइन्स को सेट करें। अब टाइमलाइन्स को कैसे सेट करना है? मैं आपको 4 फैक्टर्स बता देता हूँ। उनके हिसाब से आपने अपनी टास्क लिस्ट को हर सुबह बैठ के 5 मिनट में शेड्यूल करना है और ऑर्गेनाइज़ करना है, अरेंज करना है। नंबर 1, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट टास्क कौन-सा है? ये नहीं आप सोचेंगे आपने दिन में एक ही अगर काम होता आपका, वो कौन-सा होता? जो सबसे इम्पोर्टेंट, उसको सबसे पहले शेड्यूल करें। फिर आप देखें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेस अर्जेंट काम कौन-सा है? अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ आ जाता है ना, इसका मतलब आपने खुद करना है, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट अर्जेंट अभी करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेस अर्जेंट उसको हम शेड्यूल कर सकते हैं। करना मैंने ही है, लेकिन उसको मैं 2 घंटे बाद कर लूँगा। ये पहले मैं कर लूँ, इसमें 2 घंटे लगेंगे, उसके बाद मैं ये कर लूँगा, ठीक है? तीसरा होता है कि लेस इम्पोर्टेंट बट मोस्ट अर्जेंट, ठीक है? वो करना ही करना है, लेकिन आप नहीं कर सकते, इम्पोर्टेंट नहीं है ना, आप खुद ना करें। आप किसी बंदे को डेलीगेट कर सकते हैं, तो यार ये काम तुम कर दो, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ आपने करना है, जहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है आप डेलीगेट कर सकते हैं। चौथा ये होता है वो कहते हैं जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, और मेरा ख्याल है यकीन करें 70-80% काम हम वही कर रहे होते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, अर्जेंट होते हैं। इसलिए हमारे टाइम मैनेजमेंट का बेड़ा ही गर्क हुआ होता है। इसी वजह से हम हर वक़्त भाग-दौड़ में लगे होते हैं, हर वक़्त दौड़ में होते हैं। रोडों पे देखें आप, लोग जो है ना भगा रहे हैं गाड़ियाँ। और आमतौर पे लोग कहते हैं जो कौमें जो कौमें ज़्यादा निकम्मी होती हैं ना, वो सड़कों में सबसे ज़्यादा जल्दी में होती हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़ नहीं होती। तो हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें तो बहुत सारी फटीग से, भाग-दौड़ से हम बच सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का बड़ा सिंपल हाई लेवल रूल, इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, लेकिन बड़ा हाई लेवल रूल आपको मैंने बता दिया। अच्छा, फिर आप देखें, मैं और आप, हम सब या किसी के कस्टमर हैं या कोई हमारा कस्टमर। मैंने कहा ना, हम अपने आप को, अपनी स्किल्स को बेच रहे होते हैं। इवन दोस्त को अपनी स्किल्स बेच रहा होता है, अपने आप को सेलिंग योरसेल्फ, राइट? तो आपने हर एक को इस तरह से सीरियस लेना है कि यार ये जो मेरा कस्टमर है इसको मैं कैसे बेस्ट अपनी सर्विसेज दूं, ठीक है? तो हमेशा कोशिश करें प्रोएक्टिव रहें, बजाय इसके कि आप रिएक्शन दें, कोई चीज़ हो जाए उसको ठीक करने की कोशिश करें। उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, उसमें परेशानी भी ज़्यादा होती है, उसके रिजल्ट्स भी ज़रा मुश्किल से आते हैं। तो पहले से आप प्रोएक्टिव अप्रोच रखें तो बहुत हद तक ज़िंदगी आसान हो जाती है। फिर ये है कि आपने रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट आप दे सकते हैं, आप ले नहीं सकते। तो अल्लाह ने हमें कहा हम यहाँ आए डिलीवर करने के लिए। मेरा और आपका काम है लोगों को डिलीवर करना। कोई मशीन बनती है ना, उसका काम ये तो नहीं वो ऑयल खाने के लिए या अपनी सर्विस कराने के लिए वो मशीन बनाई, ऐसे नहीं होता। वो सर्विस डिलीवर करने के लिए बनाई जाती है। तो हम भी इस दुनिया में जब भेजे गए, कुछ डिलीवर करने के लिए भेजे गए। तो हमें ये सोचना है कि हम एक्सपेक्टेशंस अपनी ज़ीरो कर लें। हम सिर्फ डिलीवर करें इस माशरे में जो हम कर सकते हैं। हम उल्टा चलते हैं, जब उल्टा चलते हैं तो उसका रिजल्ट भी उल्टा होता है, फिर हर वक़्त हम परेशान ही रहते हैं। अच्छा,
कम्युनिकेशन अच्छी करें लोगों के साथ, जहाँ कोई गलतफहमी हो जाए उसको कोशिश करें अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, गलतफहमियों को लंबा ना होने दें, चाहे वो अपने साथ है या किसी और के साथ, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और बाज़-औक़ात आपको रोक के करना पड़ता है कि नहीं यार ये मेरा मतलब, क्लैरिफ़ाई ज़रूर करें पॉइंट को, क्योंकि दूसरा गलत ना समझे, क्योंकि वो गलती सारी ज़िंदगी, वो गलतफ़हमी सारी ज़िंदगी चलती है। और गुड लिसनर्स बने, दूसरों को देखें, सुनने में एनर्जी नहीं लगती, बोलने में लगती है। हमारा कमाल ये है कि हम हर वक़्त बोलना चाहते हैं। आप कभी बैठ जाएँ 10 लोगों में, अब उसमें कोई चुप ही नहीं होता। हालाँकि लिसनिंग सबसे आसान काम है कि यार सुन लो चुप करके, आसान। इससे क्या होता है, आपको आपकी लर्निंग बढ़ती है, आप दूसरों से सीखते हैं, आपकी एनर्जीज़ राइट डायरेक्शन में लगती हैं। तो जो अच्छे लिसनर्स होते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं आम तौर पे। फिर आपने अपनी, जैसे मैंने क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन का ख्याल रखना है हर एक के साथ। देखिए हम इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी रेपुटेशन, अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए। और हमेशा कहते हैं ना, प्रॉमिस लेस, डिलीवर मोर। हम लोग ना एक-दूसरे के साथ सियासतदानों की तरह लंबे-लंबे वादे ठोकते हैं, उसके बाद हमसे होता कुछ नहीं है, तो लोग कहते हैं ये भी मार दा। तो हमें प्रॉमिसेस कम से कम करने चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करना चाहिए। ये एक प्रोफेशनल की निशानी होती है कि वो ओवर कमिट नहीं करता, वो अंडर कमिट करता है, ओवर डिलीवर करता है, कोशिश करता है। और अपने कॉम्पिटिटर्स हर जगह होते हैं। कॉम्पिटिटर का मतलब दुश्मन नहीं होता। जब आप हैं यहाँ पे तो और लोग भी तो हैं ना, आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई और भी तो बेच रहा है ना। आपकी कंपनी है तो किसी और की कंपनी भी तो है ना। इसका मतलब ये है उस कंपनी को मार दिया जाए या उस बंदे को मार दिया, ऐसा तो नहीं है ना। आपने उसके बारे में जानना है और उससे बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो अपने कंपटीशन को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। तो ये कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट है, जो आपने हर वक़्त जो है ना वो सोच समझ के करनी है। तो मैं सिंपली अगर मैं चीज़ ये कहूँ कि हम अगर सबसे पहली बात हमने की कि हम अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचानें, अपने लिए एक डेवलपमेंट प्लान बनाएँ, अपने विज़न को, अपनी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें, अपने कैरेक्टर को क्रेडिबल करें, ताकि लोग हम पे ट्रस्ट करें। हम डिफ़िकल्ट लोगों को पहचानें, उनको किस तरह मैनेज करना है, उनको मैनेज करें। सबसे पहले आपने अपने आप को और अपने इमोशंस को मैनेज करना है। फिर आपने दूसरों को और उसके इमोशंस को मैनेज करना है। और अगर कोई चीज़ मैनेजेबल नहीं है, तो अपनी वेल-बीइंग का ख्याल रखना है, ताकि आप इन चीज़ों को झेलने के काबिल हो सकें। वो कहते हैं ना, बेहतरीन दवा ये नहीं होती कि या अल्लाह इस चीज़ को बस अब टाल दे। बेहतरीन दुआ ये होती है कि आपके या अल्लाह आपने ये इम्तिहान भेजा, मुझ में ये हौसला और एबिलिटी दे दें कि मैं इसको फेस करूँ अच्छे तरीके से। आप मेरी मदद करें। तो आपने भागना नहीं है, आपने अपनी डिलीवरी पे, अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी कमिटमेंट पे रहना है। और फिर हमने कहा कि आपने ऑर्गेनाइज़्ड होना है। और उसके बाद आपने प्रॉपरली प्लान करना है, अपने दिन को भी, अपने महीने को भी, अपने साल को भी, और उसके मुताबिक अपनी डिलीवरी देनी है और दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। और आप ज़ाहिर है दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, जो आप इकोसिस्टम में फेंकते हैं वो अल्लाह आपको दे देते हैं। वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट करे ना करे, इस इकोसिस्टम से आपको ज़रूर मिल जाती है। तो ये मेरी थोड़ी-सी गुज़ारिशात थी, वो टाइम बहुत कम है, तो मैं बड़े हाई लेवल पे ये बताई हैं। इंशाल्लाह कभी डिटेल में भी इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो मैंने कहा ये आपसे अपनी गुज़ारिशात आपके सामने रखूँ। अल्लाह करे कि हमसे एक लफ्ज़ भी जो हमने सीखा है, वो हम अगलों को सिखा सकें। और ये वो वाहिद चीज़ है, जितना सिखाएँगे उतना आपके पास ये बढ़ता जाएगा। तो आप भी जो-जो आपने सुना है, जो आपको याद रहता है, अपने आस-पास, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने इदारे में लोगों को ज़रूर सिखाएँ। इसमें कंजूसी नहीं करनी, इल्म में कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि उससे वो कम हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच जी, मुनीर भाई, ओवर टू यू। थैंक्स सो मच तसद्दुक़ भाई, बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ आए और माशाल्लाह हमेशा जैसे वो बोल रहे हैं और वैसे नॉर्मल लाइफ में भी है, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में मैं उनके साथ मेरा वास्ता रहता है, मिलना-जुलना रहता है। जो चीज़ें उन्होंने बोली और वो प्रैक्टिकल भी उनमें नज़र आती हैं। ऐसा नहीं है कि बोलते कुछ है और होता कुछ है। ये अक्सर लोगों में देखा जाता है और नसीहत में कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन बैकएंड में कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली वही चीज़ें हैं। मैं पिछले 2 ढाई साल से जानता हूँ माशाल्लाह, बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी यहाँ पे सऊदी अरब में भी और पाकिस्तान लोगों में भी, जितनी ये सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं सब दोस्तों से चाहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन्स आंसर हैं तो अपना आप माइक भी ऑन कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, आप उनसे कोई 10 मिनट हम आपको देते हैं, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं प्लीज़। गो अहेड। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। किस सर कोई क्वेश्चन आंसर?
ये बोलो, एक तो कुछ दोस्त आते हैं और ज्वाइन करने के बाद सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम सर, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, आवाज रहमतुल्लाह भट्टो बात कर रहा हूँ। जी आ रही सर, वालेकुम सलाम। जी मैंने कहा आज का जो सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैसेज भी किया है, बहुत अच्छा सेशन है और मुबारकबाद मैं आपको भी पेश करता हूँ और मैं सो मच थैंक्स कहता हूँ गिलानी साहब को कि इतनी ज़बरदस्त उन्होंने हमें ट्रेनिंग की हमारी। तो इस किस्म के सेशन हमें किसी वक्त फिर टाइम दें गिलानी साहब, और इनकी डिटेल भी थोड़ी थोड़ी अगर समझाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। इंशाल्लाह सर, शॉर्ट था तो ऐसा क्योंकि टाइमिंग की हमें प्रॉब्लम आ रही थी, लोग मतलब बोर्डिंग शुरू हो जाती थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आज 20 लोगों की पार्टिसिपेशन थी, जो कि बड़ी हमारे लिए एक बोरिंग सेशन के लिए बड़ी काबिल फ़ख्र है। इंशाल्लाह हम उनके सेशन गायब गए रखते रहेंगे और नेक्स्ट एक सेशन और होगा हमारा, जो कि इंशाल्लाह कासिम अली शाह साहब हम ज्वाइन करेंगे 2 रोज़ में। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे तकरीबन मैक्सिमम मेंबर्स ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज भी देखा जाए तो हमारी स्ट्रेंथ जो 200-300 लोगों की है फोरम की, लेकिन ज्वाइनिंग 20 है, मतलब 0%। तो सर और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है मुनीर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर सबसे पहले मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जी आपने तसद्दुक साहब को इनवाइट किया है। टू बी ऑनेस्ट कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो 100% मैंने तो डाइजेस्ट किया और मैंने उसको समझा है, क्योंकि वी आर प्रैक्टिकल पीपल, तो मैं इसको 100% समझ पाया हूँ कि जो भी है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप प्लीज एक सेशन कम से कम कंडक्ट करें। जो इन्होंने पॉइंट रेज किया है 20-80 रूल का, कि हम 20% ऐसे काम सेलेक्ट करें जिनका इम्पैक्ट 80% हो। इसी तरह हम लोग आज तक ये समझते आए हैं जी कि IQ जो है वो हर चीज है, जबकि अब EQ का दौर है, जो कि तसद्दुक साहब ने कहा कि उसका ऑलमोस्ट 80% इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। तो सर EQ पे एक जो है इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक सेमिनार जरूर करवाइए प्लीज। He's a great speaker. In fact, I liked him. I listened him first time, but I really liked him. आज ही हम बुक कर लेते हैं, आप लोग अपना कंफर्म बता दें, क्योंकि रमजान है, तो रमजान में हम कब सेशन रख सकते हैं। आप सब दोस्त अपनी टाइमिंग कभी यहाँ बताना सर, यहाँ बताते हैं, अगर ग्रुप के अंदर के मैसेज करते हैं तो वो करते हैं, क्योंकि एक सॉरी फर से आज हमने ग्रुप के अंदर मैसेजिंग स्टॉप कर दिए, क्योंकि हमारे दोस्त बड़े अच्छे प्यारे बहुत मोहब्बत करते हैं ग्रुप के साथ, लेकिन वो अभी रमजान मुबारक 100 के करीब मैसेज आ गए, लेकिन लिहाजा उसको बंद कर दिया मैसेजिंग। अगर कोई मुझे बताना चाहे टाइम के हवाले से तो जरूर आप उसी हिसाब से सेशन करते हैं इनका। सर मैसेज आया किन साहब का, मैनी थैंक्स जी सर। और किसी दोस्त का भाई का कोई क्वेश्चन प्लीज? नीर भाई, अगर तरावी के बाद टाइम रख लिया जाए तो मेरे ख्याल बेटर होगा, आधे पौने घंटे का टाइम निकालना तो मुश्किल नहीं है। बिल्कुल हम ये करेंगे, सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट की रखा करेंगे सेशन, और मैं कोशिश कर रहा हूँ सब दोस्तों की वीडियो ऑन हो जाए और सब लोग अभी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इसलिए क्लोज किया था कि क्योंकि हम सेशन कहीं बैंडविड्थ को ऐसे लूज ना कर पाए। तो अब सब दोस्त एक दफा वीडियो ऑन कर लें और तसद्दुक साहब भी उनको देख लें, और कुछ नए चेहरे ज्यादातर हैं रियाद से बाहर ही, मोस्टली रियाद के तो माशाल्लाह 1-2 ही होंगे, और इस तरह सब लोग एक दफा रिकॉर्ड में भी आ जाएंगे हमारे। मैं सबको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ऑन करें जरा अपना अपना कैमरा। वो कुछ आपने बंद किया, आप कुछ आपने बंद किया, आप ही कर सकते हो। मैं खोले जा रहा हूँ सर, मैं लगा हूँ करना, खोल नहीं लगा मैं इसलिए। जी मुनीर भाई, एक कमेंट है। मुनीर भाई सादत है सर आप सुन रहे हैं सर, आप करें अपना क्वेश्चन। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मुनीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि अरेंज करने का ये सेशन। इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सेशन। तसद्दुक साहब ज़बरदस्त, आपके साथ बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू सुन के, प्रैक्टिकल गुफ्तगू सुन के। एक छोटी सी सजेशन है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा हमारा मसला आजकल हमारे यूथ का है, जिनको कोई काउंसलिंग नहीं होती। तो मैं अपने लेवल पे कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से भी कर सकें, जिस तरह से आपने अभी मैसेजिंग की, इसी तरह से मेरा ख्याल है हम लोग अपने अपने तौर पे अपने तजुर्बे के हिसाब से अपने जो जो चीज़ें हमें पता होती हैं हम वो उस तरह से शेयर करते हैं। तो एक अगर कोई सेशन किया जाए, अगर आप देख लीजिए जब भी आपको मौका मिले, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे यंगस्टर्स को हम ला सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे हमेशा से ये रही है कि आप जैसे तजुर्बेकार लोगों के साथ और जो एक्सपीरियंस लोगों के साथ उनको सुनने का मौका मिले, क्योंकि हमसे तो सुनते ही रहते हैं वो। तो आप जैसे लोगों को सुने, मनीष साहब से एक्सपीरियंस, और माशाल्लाह और जितने दोस्त हैं आप यहाँ पे हैं,
तो वो बड़ी अच्छी एक उनके लिए एक लर्निंग हो जाती है, और वो फिर एक अब समझने के सीखने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है प्रैक्टिकल। तो एक जस्ट सजेशन है, अगर हम इस सेशन कर सकें जब भी रमजान की बात, आई विल ट्राई टू ब्रिंग माई किड्स इन द कॉल, जिस तरह से अगर जो भी हमारे दोस्त लाना चाहें, इट बी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, आई गेस। बिल्कुल सर, बहुत सदक भाई सॉरी, सदक भाई ऑलवेज अवेलेबल होंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोगों के ऊपर, आप लोग डेट टाइम बता दें तो सदक भाई इंशाल्लाह वो जो टॉपिक डिसाइड करेंगे वो अवेलेबल होंगे। तो सदक भाई बल्कि ऐसे हो अपना मुनीर भाई कि आप ना एक वीकली एक सेशन बना के इनको प्रपोज कर दें और इनकी अवेलेबिलिटी चेक कर लें। मेरा ख्याल इमोशनल इंटेलिजेंस एक अच्छा टॉपिक है, ये काउंसलिंग स्किल्स जो हैं, क्योंकि वहाँ वो मुझे मज़े की बात ये बताऊँ कि जब रिलेशनशिप होता है ना बच्चों के साथ या किसी के साथ, तो रिलेशनशिप एक बड़ी बाउंड्री होता है, वो सीखने नहीं देता, वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है, खड़ा हो जाता है, वो किसी और की बात समझ आ जाती है, अपनों की नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली। तो ये 2 सेशंस तो हो गए, और इस तरह के 1-2 आ गए, तो हम वीकली एक सेशन 40 मिनट्स का 50 मिनट्स का हम प्लान कर सकते हैं माजिर इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, गुड न्यूज़ ये है कि हमने आज से अपना पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम का जूम का अनलिमिटेड और 100 लोगों के साथ हमने परचेज कर लिया, क्योंकि हमेशा हमें लोगों से रिक्वेस्ट करते थे तो वो लेट सवेर हो जाती। अब हमारे पास अपना जूम का सेशन है, आप जब चाहें जो भी अपनी मीटिंग अरेंज करना चाहें मुझे मैसेज करें, सर मुझे आईडी दें, मैं आईडी दूंगा, आप खुद कर सकते हैं। और मेरी अपने सब चैप्टर्स हेड से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने चैप्टर्स को भी एक्टिव करें। एक आईडी आप ले लीजिए, आप दिन को रात को जब मर्जी खड़े हो जाए, उनको बोलें आ जाए जी, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो सबकी रिक्वेस्ट है। तो आज माशाल्लाह कुछ नए चेहरे मैं भी देख रहा हूँ, तारक आजाद साहब फर्स्ट टाइम देखा माशाल्लाह, और माशाल्लाह तस्सीर साहब भी आए हुए हैं आज, और रहमतुल्लाह साहब, ये भी कुछ आईपैड के नाम से। मैंने उस दिन भी दोस्तों की रिक्वेस्ट की थी, अगर आप लोगों की पिक्चर नहीं आती या वीडियो नहीं आ सकती तो एटलीस्ट अपनी पिक्चर जरूर लगाएं, कि तब हम अपने आपके जो फेसेस हैं उसको रिकग्नाइज कर सकें और देख सकें। तो प्लीज सर, फहाद साहब, फरहान साहब, माशाल्लाह थैंक यू सो मच। तो अच्छी पार्टिसिपेशन है सर। कोई और क्वेश्चन, किसी की सजेशन, कोई और? मेरी तस्वीर भाई आपकी सजेशन है आवाज कि नहीं आ कमिंग रही। थर्सडे जो है वो यही आवाज दे, कोशिश तो कर रहा जी जी हूँ, कोई बात जी आप जी 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 सर, बोले आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही। अब तो और मुझे गिलानी साहब सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं सर। जी जी मैं सुन रहा हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। मैं पहली दफा आज, क्योंकि टॉपिक ऐसा था जिसको मैं रह नहीं सकता था सुने बगैर। आप जानते हैं मैं पाकिस्तान में तकरीबन 4 डिकेड से लाइफ इंश्योरेंस सेल्स टीम्स को हेड किया हुआ मैंने, और प्रोफेशनल एक्सीलेंस मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो जिस जबरदस्त तरीके से गिलानी साहब ने इसे प्रेजेंट किया है, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान लेवल तो अपना हमारा यहाँ का तो है ही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के जितने मैंने ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड किए हैं या सेमिनार्स अटेंड किए हैं, ये किसी भी लिहाज से उससे कम नहीं है। तो हाईली अप्रिशिएटेड गिलानी साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से बड़े थोड़े वक्त में दरिया को कूजे में बंद करके दे दिया। तो बहुत शुक्रगुजार। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके जो ये टॉपिक्स हैं इसमें रेगुलर पार्टिसिपेशन रहे। थैंक यू वेरी मच सर। वो तो आने के लिए तैयार है कि हमारे पार्टिसिपेंट जो है ना, वो अगर इस गर्म जोशी से, जिस तरह आज माशाल्लाह अभी 1 घंटा गुजर गया है, तो किसी ने नहीं कहा यार टाइम ज्यादा हो गया हमने जाना है, तो ये खुशी की बात हमारे लिए। हमारा दिल इस कुछ होता है कि यार हम अगर सेशन अरेंज करें और लोग स्पीच करें तो लोग सुनने वाले हों, फिर मजा आता है। इसमें कोई शक नहीं कि आपने देखा कि पूरे लेक्चर के दौरान एक लम्हा ऐसा नहीं आया जिसमें ये फील हुआ हो कि जो आपका फोकस, आप भी फोकस हुए। बिल्कुल बहुत। इवन मैंने आप लोगों की वीडियो बंद कर दी थी, इवन मैंने आपकी वीडियो बंद कर दी, सब फिक्र नहीं थी, इसलिए कि उनकी वीडियो, गिलानी साहब की वीडियो ऑडियो बड़ी क्लियर आ रही है, तो मैंने मुकम्मल एक लम्हा जाया किए बगैर उसे पूरा देखा। तो अगर टॉपिक इंटरेस्टेड हो और उसे पेश करने वाले को अपनी बात का ढंग आता हो तो सुनने का मजा आता है। थैंक यू सो मच सर। किसी और बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे मुनीर साहब। एक मिनट सर, हमारे फोरम से जो साहब अपनी स्पीच तैयार करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, अपने एक्सपीरियंस से, तो वो आगे आए, बताएं। हम सिर्फ एक स्पीचर को रोज रख सकते हैं, लेकिन सुनने वाले होने चाहिए।
जो भी आगे आए मैसेज करे कि मैं इस टॉपिक पे आना चाहता हूँ, तो मोस्ट वेलकम। वैसे तो मुनीर भाई आजकल वैसे हालात जो हैं कोरोना की वजह से सारे लोग क्वारंटाइन में हैं, लोगों के पास एनफ टाइम है, जब आगे बिजनेस एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी फिर मेरा ख्याल टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जी मैंने तो लेट ज्वाइन किया है, मुझे ये लग रहा था कि मेरा बिहेवियर एंड एटीट्यूड के ऊपर आपने बड़ा अच्छा एक सब्जेक्ट ये जो अडॉप्ट किया है, प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी थी, वर्डिंग आपकी अच्छी थी, बड़ा बड़ा वेल ड्रेस हो के खूबसूरती के साथ आपने इसको पेश किया है। तो ये हमारी बेसिकली कौम में फुकदान भी है कि हमें पाकिस्तानी नेशन एज ए सुनने की हिम्मत कम होती है, बोलने की और इसी वजह से हम लोग काफ़ी चीज़ें ड्यूरिंग डिस्कशन कंसंट्रेशन नहीं रहती, बल्कि हम सोचते हैं हमने बोलना क्या है। तो गुड लिसनर जो है हमारे, एक मिसाल है कि पाकिस्तान के एक प्रेसिडेंट थे सदर इसहाक साहब, वो सुनते ज्यादा थे और अमल फिर उसके ऊपर करते थे, बोलते ही नहीं थे। तो इस तरह यह है कि जो सुनने में क्या, अगर आप किसी की बात को अच्छे तरीके से सुने, फॉलो करें और उसमें से लर्न करें कि कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने ग्रैब की है और उसका एनालिसिस भी पता करें। दूसरा गिलानी भाई आपने ये बातें तो बड़ी अच्छी की है, मैं अब अबाउट टाइम ओवर 60 कुछ आदतें हमारी बड़ी पक जाती हैं, जिसका सुनने की आदत बहुत कम है, बोलने की आदत ज्यादा है, बिहेवियर की शॉर्ट टेम्पर्ड होना, जो पाकिस्तानियों के अंदर एक चीजें हैं उनको चेंज करना आई थिंक इट विल टेक टाइम। या बात करने से पहले बंदा सोचे कि हाँ यार ये मैंने एक जगह पे स्पीच सुनी थी तो ये मुझे फॉलो करना चाहिए। ये जरा बताएं कि एक आदत जो पक जाती है उसको किस तरीके से हम उसको दोबारा। कैन आई रिस्पॉन्ड इफ यू अलाउ मी? जी सर। मैंने कहा मुझे अलाउ करते हैं बात करना? जी बोले सर बोले। अच्छा जनाब, इस तरह है कि आई एम 66 माशाल्लाह, आप एंड एट द एज ऑफ 66 मैं आपको दिखा सकता हूँ वो पॉइंट्स जो मैंने सारे लिखे हैं इस वक्त, माशाल्लाह। और ये एक नहीं है, ये देखिए ये मैं रेगुलर लिखता रहा हूँ ये पॉइंट्स सारे जो हमारे मुश्तबा साहब कहते रहे। मेरी राय ये है कि हमारा मजहब भी कहता है कि इल्म हासिल करने की कोई एज नहीं होती और इंसान ग्रो ही उस वक्त तक करता है जब तक वो अपने आप को अमेंड करता है। ये सम टाइम एक 30 साल के बंदे में भी नहीं होती, वो अपनी आदत नहीं बदलना चाहता, लर्न नहीं करना चाहता, और सम टाइम 80 साल का बंदा जो है वो चुटकी में अपनी बात को बदल लेता है। तो मेरी अपनी राय में शायद यहाँ जरूरत इस बात की, इसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है, गिलानी साहब शायद एग्री करें मेरी बात से, ये हैबिट से ताल्लुक हो सकता है, एज से ताल्लुक नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की और इकराम भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं दो चीज़ें इसमें कहूँगा, एक तो यहीं से शुरू करते हैं जो आपने फरमाया एज का। तो एक मैराथन रनर था जिसने ना रेस जीती और उसके बाद लोगों ने उसका इंटरव्यू किया, उसने कहा जी आपने प्रैक्टिस कब करना शुरू की? तो उसका जवाब ये था कि इन द एज ऑफ 95। मैंने 95 साल की उम्र में प्रैक्टिस करना शुरू की। तो अगर ये आपका या मेरा कसूर नहीं, हमारे मुआशरे में जब बंदा 50-60 का हो जाता है तो उसको लगता है शायद कि वो मुआशरा उसे रिजेक्ट कर रहा है, उसमें कमजोरी हमारी, हम गिव अप कर देते हैं। तो एक चीज जो मैं बार बार इस सेशन में भी मैंने कहा कि गिव अप नहीं करना, जब तक आप जिंदा हैं, आपकी सांस बाकी है, आपने अपना जो भी एम रखा है उस पर चलता रहे। और दूसरी बात इकाम साहब वो ये है कि देखें, पहले दिन अगर आपने जिंदगी में गाड़ी चलाना सीखी होगी तो वो बंदा ना उस वक्त तो ज़ाहिर है वो गियर लगाते हुए क्लच दबाता है तो नज़र कहीं गियर की तरफ जाती है तो गाड़ी ऐसे मुड़ जाती है, अक्सर बंद ही हो जाती है। लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एक लम्हा अब वो भी आता है कि आप सोच कुछ रहे होते हैं, ब्रेकें भी लग रही होती हैं, आप गाड़ियों से ओवरटेक भी कर रहे होते हैं क्योंकि आप ऑटो मोड में चले जाते हैं। तो इसका कहने का मकसद ये है कि प्रैक्टिस जितना आप चीज़ों को करते हैं उतना आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं। आज तक हमने अपने माशरे में देखा जाए तो जिन चीज़ों की प्रैक्टिस की है आज उनमें हम परफेक्ट हैं। बंदा ऐसे बाहर निकले तो पीछे से बुराई ठक्का ठक हम शुरू करते हैं क्योंकि हम बड़े परफेक्ट हैं इसमें। तो अब हमें अगर ये चीज़ें सीखनी है या अपने बच्चों को सिखानी है
तो हमने उन्हें बताना है कि बेटा इन 4 चीज़ों की जो भी आपने प्रायोरिटी सेट की हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप ये करते रहेंगे तो ये आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगी और फिर आपको फील ही नहीं होगा कि आप ये इसको करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिविंग इन द मोमेंट की मिसाल दी। आप देखें हम लोग हर वक्त कुछ और सोच रहे होते हैं सिवाय उसके जो इस वक्त हो रहा है, ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब है हमने आदत डाल दी है सोचने की, ओवर थिंकिंग की, बार बार एक एक चीज सोचते हैं। तो इसको छोड़ने का तरीका है कि हम बार बार अपने आप को समझाएं कि नहीं सोचना। हमने इस ब्रेन को, जैसे योगा में कहते हैं ब्रेन खाली करना, खाली कर दें, ज़हन को खाली कर दें। और मेरे नज़दीक सबसे बेहतर योगा तो हम पैसे दे के सीखते हैं ना सर, लेकिन सबसे बेहतरीन जो मेराज है योगा की वो हमारी नमाज है। तो नमाज में को अल्लाह को पता नहीं फायदा इसका तो कोई नहीं, हमें भी पता है। उसका तरीका ये है कि हमारी मशीन जिस तरह से अल्लाह ने बनाई है उसको एक खास टाइम पे ना, जैसे गाड़ी बहुत चलती है तो एक जगह जाके आप रोक देते हैं, उसका तेल पानी चेंज करते हैं, उसको बंद करके छोड़ देते हैं तो ये फ्रेश हो जाए। इसी तरह हमारी मशीन चलते 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 एक टाइम पे ना उसे एक रिफ्रेशर की जरूरत होती है। मकसद ये होता है कि इस वक्त डिसएंगेज कर दें जो आप कर रहे हैं उससे, उसको ज़हन से निकाल दें योगा, और इस वक्त ज़हन को खाली कर दें। और हमारे पास तो कमाल की चीज़ ये है कि हमें कहा जाता है कि अल्लाह का तसव्वुर करें। तो इसका मतलब है आपका जो ये दिमाग है ना एक टोटली रिफ्रेश होके दोबारा नेक्स्ट स्टेज पे काम करने के काबिल होता है। मेरे नज़दीक नमाज का ये तसव्वुर है जो मैं नहीं कहता हम करते हैं, कोई भी नहीं करता, लेकिन हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो ये मेरा ख्याल है कि हमें ना इन चीज़ों की आस्ता आस्ता आदत हो जाएगी। तो जो भी आप और मैं अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी सेट करना चाहते हैं उसको लिख लें और फिर डेली बेसिस पे शऊरी तौर पे उसकी कोशिश करें कि मैंने इसको अब ऐसे नहीं ऐसे करना है। शुरू में मुश्किल होगी, महीना मुश्किल होगी, 2 महीने होगी, उसके बाद आस्ता आस्ता ये हमारी आदत बन जाएगी। तो सर ये मेरी एक गुजारिश है, इंशाल्लाह इससे बड़ा फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। इसमें सर एक पॉइंट मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। एक मिनट सर एक मिनट, क्लास में कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे, काफी देर से क्वेश्चन राइज कर रहे हैं, जरा प्लीज। और सर मैं इससे पहले मैं मशकूर हूँ कि आज माशाल्लाह यूके से 2 हमारे दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं और मलेशिया से एक साहब हैं। मतलब काफी हमारे चैप्टर सेट काफी ज्यादा हैं आज, तो थैंक्स सो मच सर। इसी तरह ज्वाइन करते रहिएगा। तो वसीम भाई शुक्रिया और अब्दुल अजीज भाई शुक्रिया। सर आपकी आवाज कैसी है, तबीयत ठीक हुई आपकी? अभी नहीं ठीक हुई? अभी तक गला खराब है, आपको पाकिस्तान आना लाजमी है सर। अल्लाह आपको सेहत दे सर, लगता है आवाज नहीं सही है। चलें, थैंक यू जी। क्लास भाई जी अस्सलाम जिलानी साहब, मैंने पूरा सेशन नहीं सुना, लेकिन ड्यू टू सम रीजन कभी कभार मैं भी मिस कर जाता हूँ ये आपकी कॉल्स वगैरह। लेकिन मैं आजकल यूट्यूब के ऊपर मैंने देख लिया है और मोहित साहब, और मैं उसको जैसे मौका लगता है तो मैं उसको जरूर देखता हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपकी बातें। और अभी जैसे आपने अभी ये नमाज का जो ये तो बात खत्म हो जाती है, कंसंट्रेशन टू अल्लाह, ये आपने एक तरफ अगर कर लिया तो फिर सारी चीजें ऑटो पर। आपने गाड़ी की जो मिसाल दी है कि गाड़ी चलाते हुए जब आप ऑटोमेटिकली आपका, पहले तो आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई है, लेकिन पहले गियर वाली गाड़ियां ही ज्यादा होती, तो हाथ आपका ऑटोमेटिकली चलता था वहां से कि आपने फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, रिवर्स में कब डालना है और फोर्थ टॉप पे कब डालना है। तो आई एम टोटली विद यू। और सलाम है आप मुनीर साहब, आप ऐसी इंफॉर्मेटिव जो है चीजें और सेशन लेकर आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें लोगों का जो है इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। अभी एक साहब अभी कह रहे थे कोरोना की वजह से हम जो है वो जरा अपने आप को सिमटा हुआ है, हकीकत यही है। लेकिन जब चीजें इस फोरम के ऊपर इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव मिलेंगी ना, तो लोग खुद ब खुद ज्वाइन होंगे इसके अंदर। मैं अभी बाहर से आके मैंने पहले ही फुर्सत के अंदर अभी खाना भी नहीं खाया मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा पहले इसमें अपनी अटेंडेंस ले लूँ। मैंने आपका पूरा सेशन भी नहीं सुना, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया, बहुत एक्सीलेंट। अल्लाह आपको खुश रखेगा। थैंक्स सो मच सर, जज़ाकल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है। नीर भाई एक रिक्वेस्ट है सर रहमतुल्लाह खान साहब साहिवाल से, पाकिस्तान से, जो कि रूबे रवान साहिवाल के खिदमत के फाउंडर, खिदमत सेंटर साहिवाल के फाउंडर मेंबर, और माशाल्लाह हर हमारे सेशन में आते हैं और हम बड़े मशहूर हैं उनके। सर वेलकम जी, थैंक यू सर।
अच्छा मुनीर भाई, मैं ये रिक्वेस्ट करने लगा था, माशाल्लाह गिलानी साहब की तारीफ तो आज के सेशन में जितनी भी करें कम है, टू द पॉइंट बातें की हैं सारी, इसलिए वो ये बोरिंग सेशन नहीं था। और आपने भी हमारी रिक्वेस्ट पे अमल किया है कि इंग्लिश की बजाय आपने सारा सेशन उर्दू में करवाया ना जी, ये इसलिए इंटरेस्टेड भी हो गया ना। असल में इंग्लिश मुझे भी नहीं आती सर। जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम इसको अगर प्लान कर लेना जी, कि आज थर्सडे है तो नेक्स्ट थर्सडे हम इसको आज से प्लान कर लेंगे, तो पार्टिसिपेंट हमारे और बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि पिछला एक सेशन में इसलिए अटेंड नहीं कर सका कि मेरी अपनी एक तंजीमी एक मीटिंग थी और उसी टाइम पे थी वो। तो मेरा ख्याल है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप नेक्स्ट थर्सडे अगर आप सऊदी अरेबिया के टाइम के मुताबिक 9 o'clock अगर रख लें तो तरावी वहां भी खत्म हो जाएगी और यहाँ पाकिस्तान में भी खत्म हो जाएगी। सर ये देखें कि 9 o'clock सऊदी अरब, इवन आपके 11 o'clock होंगे, क्योंकि कल हमने जो सेशन रखा था दोस्तों ने कहा कि 11 बजे तक सोना होता है, हमने सुबह फजर पढ़नी होती है, लिहाजा हमने क्योंकि हमारे पास आईडी अपनी नहीं थी, हमने किसी से बारो की हुई थी, जब हमें मुश्किल आया था, आज हमें सडनली खुद बाई करनी पड़ी इसी वजह से कि टाइमिंग के आप टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। 11 बजे लोग, आई डोंट थिंक, लेकिन सऊदी अरब वालों के इशू नहीं है, तो हम तो सारी रात जागते हैं, हम सुबह सोते हैं, तो ये 11 बजे मेरे नहीं ख्याल कोई आएगा। चले अब इस पे फिर उसमें ग्रुप पे मैसेज राय ले लें दोस्तों की, लेकिन कोई एक हफ्ते का टाइम रख के हम अगर इन्फॉर्म कर देंगे ना आप, तो फिर इंशाल्लाह पार्टिसिपेंट हमारे बढ़ जाएंगे। एक और काम कर सकते हैं टाइमिंग का मुनीर भाई, थोड़ा सा एडवाइस दीजिए कि रोजे के दौरान भी लोग बिजी नहीं होते, 3 बजे के बाद इफ्तारी से पहले भी हम कर सकते हैं, लोग टाइम गुजारना होता है लोग, तो वो भी जगह 1 घंटा लगा सकते हैं, तो असर से मगरिब के दरमियान जो सबकी राय। अभी हमारे पास ID 24 आवर्स अवेलेबल है, हमारे स्पीकर्स अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह, हम तसद्दुक भाई से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी जो स्पीकर्स हैं उनको भी आज देखते हैं कौन कौन आना चाहते हैं। हमारे आज 4 सेशन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ओवरऑल बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही है। और इससे पिछला जो सेशन था उसमें तो माशाल्लाह 50 लोगों ने लाइव पार्टिसिपेट किया था, 50 लोगों ने, क्योंकि वो एक अब आगे मैं चाहूंगा कि आगे बिजनेस के रिलेटेड स्पेशली है, इस्लामी बैंकिंग हो गया, या जो ओवरऑल जो पाकिस्तानी जो इंडस्ट्रीज के हवाले से कोई उस पर स्पीच करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। कल माशाल्लाह वसीम साहब का लोगों ने सेशन बहुत मिस किया, उनकी बहुत वैलिड इन्फॉर्मेशन थी और इतनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन थी कि वो मुझे भी नहीं पता था, जिसके लिए स्पेशली यूके में जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं अभी अगर आप लोग टाइम है तो मैं वसीम साहब से बोलूंगा कि थोड़ा सा दोबारा वो आज कह दें, स्पेशली जो यूके में बिजनेस के हवाले से कि जो 2 आजकल बिजनेस अवेलेबल हैं, जैसे एक स्टार्टअप वीजा और जैसे एक इनोवेटिव के हवाले से, सब लोग सुनना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अलाउ करें प्लीज। जी सर, वसीम भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया, और गिलानी साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी। तो जो कल के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यूके में, और उसके लिए इन्होंने पहले एक वीज़ा होता था एंटरप्रेन्योर वीज़ा, जो 2 लाख पाउंड आप इन्वेस्ट करते तो आपको रेजिडेंस वर्क वीज़ा मिलता था बच्चों समेत। अभी इन्होंने एक स्टार्टअप वीज़ा शुरू किया है, जो आपके पास प्रोफेशनल बिजनेस स्किल्स होने चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका प्रपोजल सही होना चाहिए। वो प्रपोजल जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद होम ऑफिस में वो आपका वीज़ा अप्रूवल के लिए चला जाता है, देन यू कैन अप्लाई फ्रॉम एनीवेयर। और दूसरा वीज़ा जो है वो इनोवेट वीज़ा है, जो कि 50,000 पाउंड, यानी जो पहले 2 लाख पाउंड था उसको रिड्यूस करके उन्होंने तकरीबन 50,000 पाउंड किया है, जो कि 2-2.5 लाख रियाल या दिरहम बनता है। मैं चूँकि दुबई में और सऊदीया में मैंने कुछ अर्सा काम किया, तो मुझे अंदाज़ा है कि जनरल ट्रेडिंग बनाते बनाते आप 2-2.5 लाख रियाल खर्च कर देते हैं, और ये हर साल का खर्चा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपने लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है वसीम भाई, ये इनोवेटिव वीज़ा जो है, मैं अगर 50,000 पाउंड जो है मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ, ये वन टाइम है, ईयरली है, क्या सिस्टम है, और उसकी कब मिल जाएगी? और उसके बाद बताता हूँ, ये आपने अपने बैंक में शो करना है। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, आपने किसी को देना नहीं है, आपने प्रूफ ऑफ फंड शो करने हैं कि आपके पास 50,000 पाउंड के इक्विवेलेंट, चाहे वो रुपीस में है, चाहे रियाल में है, चाहे दिरहम में। उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा,
और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जब जब वीजा लग जाएगा, जब यूके मूव करेंगे तो वो पैसा आपने साथ लेके आना है और आके अपने अकाउंट में जमा कराना है। ओके। तो उसके बाद फिर आप अपनी कंपनी की फॉर्मेशन ये सारी चीजें शुरू करते हैं। और जरूरी नहीं कि ये पैसा आपने इन्वेस्ट करना है, और बहुत सारे लोग आते हैं जो पैसा लेके वो गलत चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रॉपर्टी में, मॉर्गेज में, तो फिर मुश्किल होती है। आप अपना पैसा अपने पास रखें और लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज। जो आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप अपना काम ढूंढें, बिजनेस ढूंढें, और जब कुछ सही अपॉर्चुनिटी मिले तो देन यू कैन इन्वेस्ट, देन यू कैन यूटिलाइज योर मनी। ये था, अगर ये जो 50,000 पे हमें इमिग्रेशन लाइक जैसे रेजिडेंस वीजा मिल जाता है, 2 इयर्स का है या कितने इयर्स का होगा, और उसके बाद कितनी फीसिस हैं और क्या सिस्टम है? क्योंकि जाती तौर मैं कल से मैं आ रहा हूँ। जो स्टार्टअप वीजा है वो 2 साल के लिए है, और फिर वो कन्वर्टेबल है दूसरे जो टियर डिफरेंट वीजा हैं, जैसे रेजिडेंस वीजा होता है वो 3 साल के लिए होता है, फिर आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और स्टार्टअप वीजा जो है मेरा 3 साल, जो इनोवेट वीजा है वो 3 साल के लिए है, और फिर वो एक्सटेंडेबल है, और देन यू कैन अप्लाई फॉर द पासपोर्ट। फैमिली, पूरी फैमिली को वीजा मिलेगा, और किड्स वगैरह की कोई लिमिट नहीं है? 10, 5, फैमिली 4 बच्चे, जी बिल्कुल, फैमिली बच्चे आप लेके आ सकते हैं अंडर 18। और यहाँ पे आपको पता है कि एजुकेशन जो है वो ओ लेवल, ए लेवल तक फ्री है। हॉस्पिटल या मेडिकल वो है, सिंपली आपको वो अकोमोडेशन अरेंज करनी है। ऑफिस का यहाँ मसला नहीं होता, जैसा दुबई में आप ऑफिस लेंगे तो फिर टेनेंसी एग्रीमेंट होगा, फिर वो ऑफिस लाइसेंस का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। यहाँ आप अपने घर पे भी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, या बहुत सारे ऑफिस सर्विसेज है जैसे रीजस है, ठीक है, उस पे आप सिंपली एक टेबल लेके, डेस्क लेके उस पे आप अपना ऑफिस या कारोबार शुरू कर सकते हैं। बाकी सारा इंटरनेट पे है। सर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन वसीम साहब के हवाले से, ताकि वो फिर उसके बाद फिर हम क्लोज अप करें इसको। एविएशन इंडस्ट्री के बारे में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपका यूके में वसीम साहब? अगर यहाँ जैसे कि सीजनली कीनू और आपके मैंगो का सीजन आता है यहाँ पर, वो कितना ड्यूरेशन होता है इन द ईयर? देखिए, बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानी, बहुत बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़े बड़े स्टोर बनाए हुए उन्होंने, और उन स्टोर पे आपको पाकिस्तान का किनो मिलेगा, पाकिस्तान का मैंगो मिलेगा। ये 2 चीजें तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। कौन लोग कर रहे हैं इसके बारे में चेक किया जा सकता है, और उनसे बात की जा सकती है। और इस चीज को अगर कल भी शायद हमने बात से कुछ जी सॉरी अगर हम ये पैफ के प्लेटफॉर्म से कुछ फ्लाइट्स अगर हम चलाना, चार्टर फ्लाइट्स कुछ करना चाहें, तो सीजनली कौन से मंथ जो है वो मुनासिब रहेंगे आपका यूके के अंदर? क्योंकि यहाँ मेरे कुछ यार दोस्त अच्छे खासे आपके रेगुलर फ्लाइट से, एमिरेट्स से और दूसरे से तो करते हैं, लेकिन अगर हम स्पेशली कार्गो फ्लाइट, चार्टर फ्लाइट्स अगर हम वहाँ के लिए चलाएं, तो फिर कौन से मंथ को किया जा सकता है? एक आइडिया। देखिए, मंथ ये मैं शायद ना बता सकूं, आप अपने हिसाब से देखें कि कब आपका फ्रूट अवेलेबल है, यानी कौन से महीने में ये जनरली एक्सपोर्ट होता है, तो वही फॉलो करेंगी चीजें। और लेकिन ये है कि जो चंद बड़े लोग हैं उनसे हम बात कर सकते हैं, या उनसे हम आपकी बात करवा सकते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है। दरअसल मैं आपको एक चीज बताऊंगा, सीजनली यहाँ पाकिस्तान से आपको पता है कि मैंगो और कीनू जो है वो हर तरफ डिमांड है, खासकर अमेरिका और यूरोप के लिए। और हमारे यहाँ असल चीज होता है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वक्त पर नहीं हो पाता। इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको 6 महीने पहले से जो है ना मुख्तलिफ एयरलाइन से आपको स्पेस बुक करानी पड़ती है, तब जाके आपको स्पेस मिलती है। अगर हम स्पेशली कोई चार्टर फ्लाइट फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से अगर हम चलाएं,
तो इसके लिए क्या माहौल दरकार है, और मुनीर साहब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ये एक इस पे हम बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं। पूरा साल का आपका कुछ अरसा फ्रूट, वेजिटेबल और मीट का जो है वो आपका यूएई, सऊदीया और अगर हम ये तीनों चारों सीजन को लगा लें तो हम पूरा साल जो है हम बिजी रह सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप खुद चार्टर करेंगे तो फिर तो वो जो 6 महीने का वेटिंग टाइम है वो आप उसको बाईपास कर सकते हैं। तो ये एक मतलब बेहतर स्टेप हो सकता है, यानी इससे आप फायदा उठा सकते हैं कि अगर आप खुद चार्टर्ड फ्लाइट्स कर रहे हैं तो वो 6 महीने का जो टाइम है वो आप उसको रिड्यूस करके मार्केट में थोड़ा सा हलचल मचा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हम आपको टाइमली डिलीवर करेंगे। देख मैंने पीएफ के अभी फेसबुक पेज के ऊपर मैंने अभी कुछ अपनी अवेलेबिलिटी कुछ जहाज़ों की डाली थी, और इसी तरीके से हमारे पास फ्रेटर्स की अवेलेबिलिटी आती जाती रहती है, और अगर हमारे पास कंफर्म कुछ शेड्यूल होता है तो हम इन चार्टर को बुक भी कर लेते हैं 6 महीने, 3 महीने के लिए और साल के लिए। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा हमारा कुछ सिस्टम बन जाता है कि हम पाकिस्तान और यूके के दरमियान में, क्योंकि आज तक रेगुलर फ्लाइट नहीं चलती है चार्टर फ्लाइट। इखलास भाई इस पे हम बात करेंगे। इसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हमारे पास, जो यूके के चैप्टर हेड हैं वो इन चीजों में वेजिटेबल्स में काफी काम करते रहे, लेकिन आज उनकी आवाज साथ नहीं दे रही। तो इसके ऊपर हम एक सेशन रखते हैं, दोबारा से डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज सेशन कुछ और था, कुछ लोग जा भी चुके हैं ऑलरेडी और कुछ लोग जाने के मूड में हैं। तो मैं चाहता हूँ अभी इसको हम क्लोज अप करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। आप हमें अपने डेट्स अवेलेबिलिटी का बता दें, कौन सा सेशन हम रखना चाहते हैं, और जैसे किड्स के हवाले से दोस्तों ने कहा बाकी। तो थैंक्स सो मच सबका, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।